नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेपाल और बिहार में हुई भारी बारिश के बाद गंडक बराज के सभी गेट खोले जाने पर जिले के बागमती नदी उफान पर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया। सरिया थाना क्षेत्र के बिदुरिया चौक से 5 साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार और नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बागमती नदी उफान पर मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया। 3 दिनों से नेपाल सहित उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं बूढ़ी गंडक अभी खतरे के निशान से नीचे तो बागमती लाल निशान पार कर गई है। बागमती का जलस्तर 61.90 मीटर हो गया है। खतरे के निशान 61.26 मीटर से यह करीब 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रविवार को बूढ़ी गंडक का जलस्तर 47.80 सेंटीमीटर पर चल रहा है। इसी बीच एसडीओ पूर्वी अमित कुमार के साथ आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कटरा और औराई में स्थिति का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि नेपाल से भारी पानी वर्षा के कारण बाढ़ की संभावना है, इसलिए दवा, इंजेक्शन और पशु चारा के साथ लोगों को ऊंची जगह पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के देवघाट से 6.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है। लिहाजा निचले इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैलने लगा है और बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगभग 21 वर्षों बाद नेपाल से नारायणी गंडक नदी में सर्वाधिक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद बाढ़ से त्रासदी की संभावना तेज हो गई है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। वहीं प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इतना भयावह स्थिति और पानी 2 दशक में नहीं दिखा है। आशंका जताई जा रही है कि मुजफ्फरपुर जिले के कटरा और औराई के निचले इलाके में यह पानी निश्चित तौर पर बड़ी तबाही मचाएगा। बता दें कि मौसम के मिजाज पर सारा कुछ निर्भर करता है कि नेपाल में और अधिक कितनी वर्षा होती है, जिसको लेकर नेपाल द्वारा कितना अधिक पानी छोड़ा जाता है। हालांकि जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सतत निगरानी के साथ आपदा से निपटने के दावे किए जा रहे हैं। पंचायत का बैंक हो गया, स्कूल हो गया और मवेशी का जो घर है वो उसमें सब पानी प्रवेश कर चुका है। बहुत बुरा स्थिति है बड़ी पंचायत का। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि कुछ घर में रहने के लायक नहीं, खाना बनाने लायक नहीं है बड़ी पंचायत का लोग। ऐसा सैकड़ों घर में पानी घुस चुकी है। व्यवस्था क्या किया जाए? व्यवस्था सीओ मैडम से मांग है हम लोगों को कि कुछ व्यवस्था है बड़ी पंचायत के लिए, कुछ व्यवस्था करे। पन्नी का कुछ पैकेज उकेज है का व्यवस्था किया जाए। पीना, जरना, काठी, पानी तानी सबके दिक्कत है। अच्छा अच्छा। अब ऐसे की कहू, चूल्हा चौका बंदे है, देखबे कर इतना चाहो न बना के पिए सकै छी। अच्छा अच्छा। कोई व्यवस्था हमरा हेबे न है। सब डूबल है। हाँ। कहाँ रहे छी? ओए पूरे आई पर रहे छी। छत पर? हाँ। पन्नी लगा? दुगो बकरी लेके रहे छी यही छत पर। गाँव वाला कोई मदद न कर रहा है? ना। मुखिया भी नहीं? मुखियो जी ने पार्सल दिलक, सड़ल तरल पन्नी, वो पन्नी में फाट गए, बान्हल हुआ तहले। निरीक्षण किया गया अपर समाहर्ता आपदा महोदय के साथ। हम थे, सीओ, बीडीओ, एसएचओ, डीएसपी, एसटीवी साथ में थे। निरीक्षण किया गया कि बाढ़ को लेकर के क्या वहाँ पे स्थिति है। तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं है। हाँ, जलस्तर बढ़ा था जो अब कम होना शुरू हो गया है, तो बहुत चांस है कि 1 से 2 दिन में पानी उतर जाएगा।
या गंडक बराज से अगर दोबारा पानी छोड़ा जाता है, जो स्थिति है नेपाल में भारी बारिश हो ही रही नहीं तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। जैसे अभी सभी जगहों पर निरीक्षण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में अभी बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। सभी पर जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, जिला प्रशासन के द्वारा सतत चौकसी बढ़ती जा रही है और सभी पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी गश्ती कराई जा रही है ताकि तटबंध सुरक्षित रहे। इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो भी तैयारियां करनी थी, उसके तहत जैसे नाव की उपलब्धता, पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता, आश्रय स्थल को चिन्हित किया जाना एवं अन्य जितनी भी तैयारियां हैं वो सभी स्तर पर मुकम्मल है और दोनों एसडीएम और सभी बीडीओ सीओ उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सहायता हम लोग नियमानुसार पहुंचाएंगे। एसडीआरएफ की टीम को बुलाई गई है। हाँ, इस जिले में एक एसडीआरएफ की टीम मुसहरी में है, एक पारू में है, एक अभी गया से अभी आ रही है। हम लोग के पास उनके पास पर्याप्त संसाधन है कि किसी भी तरह की परिस्थिति को हम लोग निपट सके। चौकीदार की भी तैनाती की। हाँ, चौकीदार जितने भी 146 स्लुइस गेट हैं हम लोग के जिले के अंतर्गत, उसमें से जो संवेदनशील जिसको चिन्हित किया गया है बाढ़ प्रमंडल के द्वारा, वहाँ पर सभी संबंधित एसएचओ को और वहाँ पे चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करके उसका लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर की क्या स्थिति? जिले से गुजरने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं हमारी। एक बूढ़ी गंडक जो अभी खतरे के निशान से नीचे है, दूसरा गंडक वो भी खतरे के निशान से नीचे है, बागमती अभी थोड़ी खतरे के निशान से ऊपर है। उसके पूरे क्षेत्र में गायघाट, कटरा और औराई क्षेत्र में लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। सरिया थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर ओपी क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बिदोरिया चौक पर कार सवार 2 व्यक्ति साइबर फ्रॉड और एटीएम कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हैं, जो कहीं साइबर फ्रॉड करने की फिराक में हैं। सूचना प्राप्त होते ही राजेपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिदोरिया चौक की घेराबंदी करते हुए कार सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उक्त व्यक्ति के पास से 80,000 नगद, विभिन्न बैंकों के 15 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक, पासबुक, कैश डिपॉजिट स्लिप बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर संलिप्त 3 और अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि थानेदार राधे श्याम के नेतृत्व में पुलिस ने साइबर शातिर मौना के मोहम्मद नाजिम हुसैन और मंगूराहा के अजीत राम को दबोचा है। उनकी निशानदेही पर बंगरा फिरोज से मनीष महतो और सूरज तथा पूर्वी चंपारण से राजा बाबू को पकड़ा गया है। इस पूरे मामले में कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की पता लगाने में जुट गई है। कल रात्रि गश्ती में राजेपुर ओपी अध्यक्ष को एक सूचना मिला कि 2 साइबर फ्रॉड कर्मी हैं जो कि पैसा लेकर के एटीएम से निकासी करने जा रहे हैं और पैसा लेकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन के लिए एसआई सुमन कुमार झा को वहां भेजा गया। जब वो गए तो 2 व्यक्ति जो कि एक कार पे सवार थे, दोनों पुलिस गश्ती टीम को देखने के पश्चात तो भागने लगे। उनका पुलिस बल के सहयोग से उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ करके जब उनको सर्च किया गया तो उनके पॉकेट से 80,000 रुपया, 4 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 चेकबुक और 1 पासबुक और 3 कैश डिपॉजिट फॉर्म मिला। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये साइबर फ्रॉड से जो भी पैसा आता है ये डिफरेंट अकाउंट को अपने लोकल जो भी लोग हैं उनके अकाउंट को एक किराए पे कुछ % दे करके उनके अकाउंट को लेते हैं और उससे पैसा मंगाते हैं। उसके बाद पैसा मंगा करके पैसा निकासी करवाते हैं और निकासी करवा करके
पुनः दूसरे अकाउंट में पैसा कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू जमा करते हैं, जिसका स्लिप भी हम लोगों को मिला है। इस तरह से इसमें 3 और लोग पकड़े हैं, जिनका नाम मनीष कुमार और सूरज पासवान और राजा बाबू है। मनीष कुमार और सूरज पासवान का काम, ये CSP संचालक हैं। इनका काम है पैसा मंगवा करके और अपने यहाँ से कुछ कमीशन ले करके और फिर दूसरे पार्टी को पैसा दे देना। और एक राजा बाबू हैं जो खाता खोलने का काम करते थे ताकि उस खाता का उपयोग साइबर फ्रॉड से पैसा मंगाने के लिए हो सके। इस तरह से इस कांड में कुल 5 लोग, मोहम्मद नजीम हुसैन, अजीत कुमार, मनीष कुमार, सूरज पासवान और राजा बाबू, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको न्यायाधीश किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे खाते जो हैं उनपे ऑलरेडी हमारे बिहार सरकार की जो बिहार पुलिस है जो उसके द्वारा ऑलरेडी फ्रीज कराया जा चुका है। खाते पर बहुत सारा होल्ड लगा हुआ है इसमें। और जो भी इनका एक अभी खाते का सत्यापन किया गया, जिसमें कि करीब 2 महीने के अंदर करीब 11 लाख रुपया मंगाया गया था और बाकी भी खाते का सत्यापन किया जा रहा है। और भी खाते मिलने की संभावना है और एक बड़ी गिरोह थी जिसको कि एक पकड़ा गया है और आगे भी अग्रतर कार्रवाई जारी है। आपराधिक इतिहास का अभी तो पता नहीं चला है, आगे पता किया जा रहा है। अभी पहले जेल नहीं गए हैं और जो इनमें संलिप्त लोग और हैं वो पहले जेल जा चुके हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पर आसो हॉस्पिटल में कॉफी विद नीरव कार्यक्रम में डॉक्टर नीरव ने हार्ट अटैक से बचाव की जानकारी दी। रविवार को झुरन छपरा स्थित आसो हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम कॉफी विद नीरव में IGIMS के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव कुमार ने कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट हेल्थ, फास्ट एड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज केयर में तकनीकी क्रांति के बारे में लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव कुमार ने बताया कि दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण सालाना दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2023 में कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज के कारण 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जो वैश्विक मौतों का 31% था। इनमें 85% मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण हुई। अब जब हम 2024 में हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्ट डिजीज दुनिया के लिए कितनी गंभीर और बड़ी समस्या है। हार्ट हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर नीरव कुमार के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। DR नीरव कुमार का कहना है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के मामलों में भी इजाफा हुआ है, जिसे लेकर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। वहीं आसो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हार्ट एक्सपर्ट्स डॉक्टर नीरव कुमार ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच का अंतर बताया है। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही बताया कि कैसे शुरुआत में ही बीमारी के संकेतों की पहचान कर जल्द से जल्द फास्ट एड के जरिए किसी इंसान को हार्ट डिजीज से बचाया जा सकता है। हार्ट डे पे हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं मीडिया पर्सन, लेकिन समाज के लिए भी ये संदेश है डॉक्टर नीरव का कि हम लोग एक्टिव रहें, दुर्व्यसन से बचे, धूम्रपान से बचे, जंक फूड से बचे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के जो भी तरीके हैं उसके बारे में एक बड़ी लंबी परिचर्चा हुई है। और जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मीडिया पर्सन जो भी हैं यहाँ पे, उनसे आग्रह है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ 100-200 लोगों के बीच में ये बात रख पाते हैं, लेकिन आपके द्वारा ये बातें लाखों लोगों तक पहुंचे और सारे के सारे लोग इसमें इससे इस सलाह से लाभान्वित हों। लोगों को बचने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए गए? मुख्य रूप से जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो कुछ भी आपका जो भी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, जैसे कि हम लोगों ने चलना छोड़ दिया है, हम लोग नशे के आदी हो रहे हैं, शराब का सेवन, धूम्रपान का सेवन, सही समय से खाने पीने का नहीं, खाने पीने बाहर की चीज़ें खाने का, जंक फूड खाने का, और एक्सरसाइजेज जो है हमारी लाइफ से लगभग जो है वो बाहर हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को फिर से अपनाना है। योगा को हम अपनाएंगे, मेडिटेशन को अपनाएंगे, स्ट्रेस को कम करने के जो भी तरीके हैं
उसे अपनाएंगे और जो भी मेजर्स हैं इस तरीके से खान पान में हम लोग सुधार करेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो स्ट्रेस घटेगा, तो ये सब हमारे हार्ट डिजीज की भी संख्या घटेगी। यहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर नीरव यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे IMS के सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित थे। कुछ और भी डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया था और इस परिचर्चा में मेनली डॉक्टर्स की बात नहीं थी, ये डॉक्टर्स का दोहरा संवाद था। हम लोगों ने समाज की तरफ से सवालों को आकर्षित किया, उन्हें सवाल पूछने के लिए उत्साहित किया, उनके जो भी सवाल आए तो उन्हें बीइंग एक्सपर्ट जो भी ओपिनियन था वो हम लोगों ने दिया और अच्छे तरीके से हार्ट डिजीज से बचने के प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में हम लोगों ने बात की। लेवल बहुत हाई है लोगों का, स्ट्रेस लेवल को कम रखना चाहिए और एक्सरसाइज जो है उसको भूल जाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी रूल बनाना चाहिए कि जहाँ पार्क ज़्यादा हो, हर मोहल्ले में पार्क हो, चलने के लिए लोगों के लिए अलग जगह हो, साइकिलिंग के लिए अलग जगह हो, जगह जगह स्विमिंग पूल होना चाहिए कि एक्सरसाइज बढ़िया से कर पाएँ और हर लोग को कम से कम 30 से 40 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलना चाहिए, तो मतलब ब्रिस्क एक्सरसाइज करने तो फायदा होगा, ये जरूरी है करना। कोरोना के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और हार्ट के मामले भी, कोरोना के बाद हार्ट अटैक के भी मामले। हाँ, ये है कि कोरोना के बारे में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। हार्ट अटैक का जो है थोड़ा स्ट्रेस से रिलेटेड है। कोरोना का फेज ही स्ट्रेस था, आप भूल नहीं सकते हैं कितना खराब हालत था उस वक्त, लोग कितने स्ट्रेस में थे। लोग को लगता था कि अब मास्क हटा पाएंगे कि ना हटा पाएंगे, या ये साल काट पाएंगे कि ना काट पाएंगे, तो डेफिनेटली स्ट्रेस से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े थे। अब वो धीरे धीरे चीज़ सेटल हो रहा है, लोग अब स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल भी खत्म हो रही है, तो बेहतर सिचुएशन में हम लोग आ रहे हैं। पहले ज़्यादातर मामले हार्ट अटैक के पुरुषों में आते थे, महिलाओं में भी आने लगे। हाँ, महिलाएं जो है मीनोपॉज तक सुरक्षित रहती हैं, उनमें हार्ट अटैक का चांस मेल के कंपेरिजन में लगभग 30% कम होता है। लेकिन जैसे मेनोपॉज खत्म होता है और एज बढ़ने लगती है तो महिलाएं भी पुरुषों के बराबर में हार्ट अटैक के रिस्क के सफर करती है, बल्कि कुछ केस में तो उससे ज्यादा भी सफर करती है। दुर्गा पूजा में गोला दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष हाईटेक लाइटिंग और फूलों से पंडाल का सजावट करेगी। श्री दुर्गा स्थान मंदिर गोला रोड में दुर्गा पूजोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार माँ दुर्गा फलों के महल में विराजेंगी। यहाँ माँ के चंडी स्वरूप के दर्शन होंगे। 12 फीट की भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर के चौतरफा 4 तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जिन्हें फूलों और रंगीन बल्ब से सजाया जाएगा। सबसे बड़ा गेट 40 फीट ऊंचा गांधी पुस्तकालय के समीप का होगा। मंदिर समिति के सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि पूजा समिति इस बार 28वां पूजनोत्सव मनाएगी। कोलकाता के 20 कारीगर मंदिर की सजावट के लिए नवरात्र से एक दिन पूर्व आ रहे हैं। षष्ठी तक कृत्रिम फूलों से सजावट की जाएगी, वहीं सप्तमी को प्राकृतिक फूलों से सजावट होगी। इस बार श्रद्धालु शेर और चीता का युद्ध करते हुए आकर्षक दृश्य देख सकेंगे। पंडाल में जय माता दी, सबसे पहले माता का दरबार जो भव्य सस्ता है तो सजेगा। आगे का फ्रंट घंटी वगैरह लगा के इस बार बढ़िया से सजेगा। गर्भगृह सजेगा, जहाँ माता का विराजमान ऊपर में होता है वहाँ भी सजेगा, श्रृंगार होगा माता का। सब जितने भी कारीगर हैं सब कलकत्ते से आते हैं, सब कुशल कारीगरों द्वारा काम होता है। बंगाल से फूल आता है और बेंगलोर का भी फूल लगता है, और बाकी ड्राई फूल भी लगता है, आर्टिफिशियल भी आगे फ्रंट वगैरह में लगता है। जहाँ जहाँ जो जरूरत होता है सब श्रृंगार में फूल लगता है। मुख्य रूप से कौन कौन सा फूल का इस्तेमाल करते हैं? रजनीगंधा है, गेंदा है, जरवेरा है, ऑर्किड है, बाकी ड्राई फूल आर्टिफिशियल सब जो लगता है सो है, सब मिलाकर काम होता है। माता का मखाना का माला चढ़ता है, जिस दिन सप्तमी के दिन आँख खुलता है उस दिन मखाना का माला सबसे पहले चढ़ाया जाता है। बाकी 10 दिन नीचे का माता का भी श्रृंगार होता है। फूलों का सजावट होता है, लाइट का सजावट होता है, महाप्रसाद भी बढ़ता है 7वीं से 9वीं तक। कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? 1936 से यहाँ पूजा हो रहा है। पर मुख्य रूप से मुख्य द्वार से क्या देखने मिलेगा? सजावट यहाँ का फूलों का सजावट और लाइटों का सजावट यहाँ बढ़िया होता है, सब बढ़िया से। द्वार जो है कितना फीट का बनेगा? द्वार आपको 30 फीट का है, एक द्वार 30 फीट का, एक द्वार 20 फीट का, एक द्वार 20 फीट का, एक द्वार 20
4 द्वार है। किन दिशा में द्वार लगता है, कौन कौन जगह पे द्वार लगता है? एगो आपको महिला थाना के पास है, उसके बाद गांधी पुस्तकालय के पास है, पुराना पंप है वहाँ है, एक ब्राह्मण टोली में है। 4 द्वार है। पंडाल का निर्माण जो है कहाँ के कारीगर कर रहे हैं? यहीं के कारीगर सब कर रहे हैं। बाहर से भी कोई कारीगर को बुला रहे हैं? नहीं, बाहर से कोई, सब लोकल कारीगर है। फूल वाला ही आता है कारीगर, और जो माँ अम्बे भंडार के द्वारा फूलों का सजावट होता है यहाँ। जो मूर्ति का निर्माण जो कर रहे हैं कहाँ के कारीगर कर रहे हैं? यह बंगाल के कारीगर कर रहे हैं। बंगाल के कारीगर कर रहे हैं। मूर्ति का क्या स्वरूप इस बार देखने मिलेगा? मूर्ति में शेर और राक्षस का लड़ाई है, जो शेर रूप में ही है। कितने लगभग सीसीटीवी लगाए जाएंगे सुरक्षा को मद्देनजर? यहाँ लगा हुआ है 15 गो। यहाँ शुरू से ही लगे, यहाँ शुरू से लगा हुआ है 15। बाकी अतिरिक्त गार्ड वगैरह जो है प्राइवेट हमारे रहते हैं। गार्ड व्यवस्था बनाए रखने के लिए गार्ड भी है, अपना कार्यकर्ता लोग भी है, पुलिस का सहयोग भी मिलता है। प्रसाद का क्या कुछ वितरण करते हैं? प्रसाद 7वीं से लेकर 9वीं तक हलवा का प्रसाद यहाँ बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन से सुनी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश। नगर विधानसभा के गरीबनाथ नगर मंडल के बूथ नंबर 89 पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात के 114वें एपिसोड को सुना। भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मलाकार ने कहा कि पीएम मोदी ने आज के संवाद में मूल रूप से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। आज मन की बात का 10 साल पूरा हुआ, जिस श्री मोदी ने सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और यूट्यूबर्स को कार्यक्रम को सफल बनाए रखने के लिए बधाई भी दिया। साथ ही पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सफलता की ही देन है कि लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात कर रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात आज 114वां एपिसोड जो है वो मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के 89 नंबर बूथ पर आज गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष धीरज जी और अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आज सुना गया। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अभी बारिश का समय चल रहा है, जब तक आप वर्षा का संरक्षण, बारिश के पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक आप जल संकट से दूर नहीं हो सकते। साथ ही साथ आप जो हुनरमंद बच्चे हैं, आज रील बनाते हैं, आज वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं से सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही साथ मन की बात का 3 अक्टूबर को 10 वर्ष पूर्ण जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्णे के एवज में प्रधानमंत्री जी ने आप सभी पत्रकार भाइयों को, सभी अखबार वालों को, सभी यूट्यूबर्स को, सभी जितना यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी बधाई दिया कि आपने इस कार्यक्रम को घर घर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान पे विशेष जोर डाला। लोग अभी देश भर में स्वच्छता अभी जो प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है पखवाड़ा के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं से स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण मनाया जा रहा है। स्वच्छता का भी हर लोगों को कहा कि हर लोग स्वच्छता को अपनाएं और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, जिससे कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो और हम लोग को शुद्ध वातावरण भी मिले। सिकंदरपुर स्थित निजी विवाह भवन में डॉक्टर गौरव वर्मा ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शहर वासियों के साथ समस्याओं को लेकर चर्चा की। सिकंदरपुर स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। मौके पर सिकंदरपुर मोहल्ले समेत जिले से सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और मौके पर कई गण्यमान्य लोगों ने डॉक्टर गौरव वर्मा ही मुजफ्फरपुर विधानसभा से क्यों जीत दर्ज करे, इस पे मंच से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मौके पर डॉक्टर वर्मा ने बताया कि चाय पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी को खत्म करना है। यह कार्यक्रम एक अनौपचारिक मंच प्रदान करता है जहां लोग बिना किसी झिझक के अपने सवालों और समस्याओं को रख सकते हैं।
चाय की चुस्की के साथ हो रही चर्चा में न केवल मुद्दे पर बात होती है, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का भी प्रयास किया जाता है। डॉक्टर गौरव वर्मा का मानना है कि जब तक जनता के साथ सीधा संवाद नहीं होगा, तब तक उनके वास्तविक मुद्दों को समझ पाना मुश्किल होगा। इसी वजह से उन्होंने चाय पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है, ताकि वे आम लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू हो सके और उनका समाधान कर सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान विजय चौधरी ने बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा की चाय पे चर्चा ने न केवल उन्हें जनता के और करीब लाया है, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता से स्पष्ट है कि जनता ऐसे संवाद कार्यक्रमों को समर्थन दे रही है और अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सिकंदरपुर में होने वाले इस आगामी कार्यक्रम से एक बार फिर जनता और डॉक्टर वर्मा के बीच संवाद को मजबूती मिलेगी। ऐसा चाय पे चर्चा का तीसरा संस्करण हम लोगों ने सिकंदरपुर में यहाँ पे आयोजन किया। यहाँ पे काफी अपार जन समर्थन मिला और हम लोग इस जन समर्थन से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे हमने अपनी घोषणा भी की। मैंने इस चुनाव मंच से घोषणा की कि मैं इस मंच से मैंने घोषणा की मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। मैं हर पार्टी हर नेताओं का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ। ये जो हमारी मुजफ्फरपुर की आम जनता की लड़ाई है। मैं एक आम आदमी हूँ और आम नागरिक की तरह इस चुनाव को लड़ना चाह रहा हूँ और आम नागरिक का ही सपोर्ट मुझे मिल रहा है और आम नागरिक का सपोर्ट देकर मैं काफी उत्साहित हूँ। चाय पे चर्चा के बाद क्या लग रहा है, शहर का लोग जो है मौजूदा शासन से व्यथित है क्या? जी एकदम, अभी बदलाव की ही एक लहर चल रही है और बदलाव सब लोग का ही इच्छा है कि बदलाव हुआ जाए। उसी बदलाव के क्रम में ही मुझे जनता की तरफ से ही मुझे भेजा जा रहा है। एसी से निकल के बाहर जनता के बीच गर्मी में कितना रफाई? देखिए एसी और इसका तो खैर कोई बात नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। एसी तो मैं अभी डॉक्टर बना तो कुछ दिनों से एसी में यूज कर रहा हूँ। अगर मैं एक आम आदमी हूँ, एसी की मुझे कोई खास जरूरत नहीं। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान, जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। किसी बड़े पार्टी की चुनाव नहीं हो ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी को लेकर के स्मार्ट मीटर के बारे में आज हम चर्चा किए हैं। आप क्या लगता है स्मार्ट मीटर कितना सफल है? देखिए एक आम आदमी जो एक बीपीएल कार्डधारी है, एक आम आदमी जिसकी आय इतनी कम है, वो बेचारा स्मार्ट सिटी उसके बिल से बहुत ज्यादा परेशान है। डिफरमेंट चार्जेज ये सब, इस पे बड़े लेवल पे आंदोलन, इसकी आवाज उठनी चाहिए और ये आवाज उठनी चाहिए उन लोगों को उठाना चाहिए जो जीते हुए हैं। जो लोग जीत के वहाँ पे बैठे, हम लोग क्यों इलेक्शन लड़ते हैं कि मैं जनता की आवाज उस आदमी के थ्रू हमारे सदन में पहुंचे। तो स्मार्ट सिटी पे एक बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़े आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक तबका है जो उससे नाराज और नाखुश है। राजनीति में एक युवा हस्ताक्षर का प्रवेश है और मैं बड़े अदब के साथ लेकिन डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ कोई पार्टी का बैनर नहीं है, एक विचार मंच है और विचार देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। राजनीति में जब तक युवाओं की दखलंदाजी नहीं होगी, इसकी परिभाषा नहीं बनेगी। मुजफ्फरपुर को सुंदर, स्वस्थ और भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरना है तो डॉक्टर गौरव वर्मा को, मैं गौरव वर्मा की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं गौरव वर्मा के संदर्भ में केवल यह बतलाना चाहता हूं कि गौरव जैसे कितने लोग हैं जो सहज हैं, सरल है, सुलभ है। गौरव जैसे कितने लोग हैं जो खुले मन से कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इस्तीफा दूंगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, ये तीसरे चाय की चर्चा है, आप भीड़ देखिए, लोग को देखिए और निश्चित रूप से इनका विश्वास, इनके प्रति का विश्वास मुझे लगता है शहर का इतिहास रचेगा और गौरव से शहर की पहचान और शहर की पहचान के केंद्र में गौरव होंगे। लेकिन बिहार में चुनाव आते थे जाति पाति धर्म पे फिट गया। बिल्कुल सही सवाल है आपका। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आज आदमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहाँ कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये जहर है आदमी के अंदर, जात का जहर है, संप्रदाय का जहर है, मगर इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, हमको ये स्वीकार करना होगा, तब सुंदरता आएगी। नहीं तो अगर विकास नहीं होता है तो जिम्मेवार हम हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित मां दुर्गा मंदिर को हटाए जाने के नोटिस दिए जाने पर भक्तों ने बैठक की। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मां मनोकामना दुर्गा मंदिर के भक्तों की बैठक मंदिर के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेलवे परिसर स्थित मंदिरों को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे और रेलवे प्रबंधन द्वारा न्यायोचित निर्णय लेने तक संघर्ष जारी रहेगा। भक्तों को संबोधित करते हुए मंदिर के पुजारी पंडित ब्रह्मानंद झा ने बताया कि परिसर स्थित दुर्गा मंदिर का निर्माण 1968 में हुआ था और शिव मंदिर का निर्माण 1947 में रेलवे प्रबंधन की सहमति से हुआ था।
अब जब रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है तो मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भक्तों को संबोधित करते हुए महेश झा ने कहा कि रेल प्रबंधन मंदिर को विस्थापित करना चाहती है मगर वैकल्पिक व्यवस्था की चिंता नहीं कर रही है, जो अनुचित है। बैठक में पंकज कुमार सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे परिसर में स्थित दोनों मंदिरों के अंदर विस्तारीकरण के नाम पर पिलर बनाने के लिए स्थान चिन्ह कर दिया है, परंतु मंदिर को अन्यत्र निर्माण का स्थान अभी तक नहीं दिया गया है, जो चिंता का विषय है। बैठक को संबोधित करते हुए हिंदुत्ववादी नेता आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि मंदिर की रक्षा के लिए 3 स्तर पर संघर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रबंधन को मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक ज्ञापन और मांग पत्र भेजा जाए, साथ ही सत्याग्रह भी किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे को न्यायोचित फैसला नहीं किया तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी डाला जाए। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने आचार्य प्रासर के तीनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया। तत्पश्चात सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया और संघर्ष को प्रारंभ करने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे परिसर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। विदित है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण होना है और इसके तहत कई बार जो यहाँ माँ मनोकामना दुर्गा मंदिर है और उसके ठीक सामने शिव मंदिर है, इन दोनों को कई बार नोटिस दी गई है। इस पर प्रबंधन और मंदिर प्रबंधन और रेल प्रबंधन के बीच कई राउंड बातें हुई हैं। अंततः एसडीओ अनुमंडलाधिकारी के साथ बैठक में ये तय किया गया है कि दोनों ही प्रबंधन समिति ये तय कर ले कि आखिर करना क्या है, इस मंदिर को कहीं विस्थापित करके जगह देना है या यथावत छोड़ना है, ये दोनों सहमति से करेंगे। मगर इसमें किसी प्रकार की पहल रेलवे प्रबंधन द्वारा अब तक नहीं किया गया है। उल्टे नापी जोखी शुरू कर दिया गया है। दोनों ही मंदिर के अंदर पिलर गाड़ने के लिए मार्कआउट कर दिया गया है, वहाँ पर चिन्हित कर दिया गया है और हम लोगों को कहा गया था कि जो कठी पुल वाला रास्ता है वहाँ पर जो कॉलोनी है रेलवे की, उसमें मंदिर को स्थान दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी लिखित अथवा मौखिक आश्वासन रेलवे प्रबंधन के द्वारा मंदिर प्रबंधनों को नहीं दिया गया है। अब ये चिन्हित कर दिए हैं तो हमें ये भय सता रहा है कि अब मंदिर को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर लगाया जाएगा। इसीलिए जितने भी भक्त हैं उनकी एक बैठक यहाँ जो हमारे मंदिर प्रबंधन है माँ दुर्गा समिति की, उसके अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में श्री पवन कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आंदोलन 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में हम रेलवे प्रबंधन को अपनी भावनाओं से और अपनी मांग से लिखित रूप में सूचित करेंगे। दूसरा चरण हमारा होगा आंदोलन का और तीसरा चरण होगा कि अंततः हम माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट दायर करेंगे। आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम लोग अविलंब रेलवे को एक पत्र देंगे और आगामी 2 अक्टूबर बुधवार को हम लोग दुर्गा मंदिर परिसर में 1 दिन का सत्याग्रह और उपवास रखेंगे, जिसके लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई है, जिसका संयोजक श्री पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। अब 2 तारीख की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और पत्र भी दे रहे हैं प्रबंधन को। अगर प्रबंधन ने हम लोगों से बात नहीं की और कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था मंदिर का नहीं किया तो ये सारे भक्त जो हैं अपना बलिदान देने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर और बाबा शिव के मंदिर को बचाने के लिए हम लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे और किसी भी प्रकार का संघर्ष हम कर सकते हैं, चाहे वह संघर्ष अहिंसा का हो या अहिंसा की सीमाओं को लांघ कर हो। जनहितैषिता द्वारा सिकंदरपुर स्थित निजी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज सिकंदरपुर स्थित एक निजी विवाह भवन में जनहितैषिता एवं संस्कृति शाखा मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 40 यूनिट रक्तदान हुआ। जनहितैषिता के संयोजक प्रिंस मोदी ने कहा, रक्तदान करने का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे एवं कैंसर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके, साथ ही नियमित रक्तदान से हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। रक्तदान करने से आपके रक्त की चिपचिपाहट कम हो जाती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। जब आप रक्तदान करते हैं
तो यह हेल्दी आयरन लेवल को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कैंसर के विकास का खतरा कम हो जाता है। बार बार रक्तदान करने से कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि लीवर, पेट, फेफड़े, कोलन और गले के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान वजन घटाने और फिटनेस को इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक प्रिंट यानी 450 मिलीलीटर रक्तदान करने से आपके शरीर से लगभग 650 कैलोरी बर्न होती है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे जिनको हर 15-20 दिन पर ब्लड का जरूरत पड़ता है, और अपने यहाँ जो कैंसर खुला हुआ है कैंसर के मरीजों के लिए हम लोग लगातार प्रयास है कि हर महीने लगाएं। उसी क्रम में आज भी यहाँ कैंप लगा हुआ है। कितने यूनिट लगभग ब्लड डोनेशन का टारगेट है? हम लोग का 40 यूनिट के एवरेज टारगेट रहता है। अभी तक 15 हो गया है और फर्स्ट टाइम डोनेट करने वाले लोग भी आए? हाँ, हर बार 2-4-5 लोग नए लोग रहते हैं, और जिस भी जगह लगाते हैं वहाँ के भी 10-12 लोग और प्लस होते हैं, तो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। फर्स्ट टाइम जो ब्लड डोनेट करते हैं, कैसा उन लोग का एक्सपीरियंस रहता है? वो लोग उत्साहित होकर किसी न किसी के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं और तब आके डोनेट करते हैं। रक्तदान करने के फायदे बताइए। रक्तदान करने से आज हार्ट दिवस भी है, और रक्तदान करने से जो नियमित रक्तदान करते हैं, हर 3 महीना पे 4 महीना पे रक्तदान करते हैं, उनको हार्ट संबंधित बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है, नगण्य के बराबर हो जाती है। It was very exciting for me for the first time to donate blood. Like we save thousands of lives from donating blood. We should donate blood. Everyone should donate blood in this regard. Inspiration कहाँ से मिली? Inspiration is like we should help people. Like in many ways we can help people. So through blood, I want to help people through blood donation and all. आगे भी ब्लड डोनेट करेंगे? Yes, of course I will. क्या नाम हो गया? तुनिका तुलशान। कितनी उम्र है आपकी? 23। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा कई आदेश भी जारी किए गए। दुर्गा पूजा को लेकर डीएम और एसएसपी के निर्देश के आलोक में शांति समिति की बैठक नगर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों के साथ हुई। इसमें सरकार और जिला प्रशासन के स्तर पर जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया गया। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। नगर थाना अध्यक्ष शरद कुमार ने लोगों को दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना पूजा कमेटी के द्वारा कार्यकर्ताओं को मंदिर परिसर और मेला की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी के साथ लगाना अनिवार्य है। नगर थाना अध्यक्ष ने विसर्जन जुलूस की भीड़ पर भी नियंत्रण को लेकर चर्चा की। आगामी दशहरा पूजा को लेकर के आज शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें शांति समिति की बैठक के दौरान आगामी दुर्गा पूजा कैसे शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह का पंडाल होना चाहिए, पंडाल में सुरक्षा के क्या मानक हों,
और डीजे वगैरह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसी सब संदर्भ में दिया गया है। सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूजा जो है सो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कहीं किसी तरह की बात नहीं होगी और डीजे नहीं बजेंगे। उसमें हॉर्न वगैरह लगाया जाएगा, 2 हॉर्न 3 हॉर्न 4 हॉर्न तक लगाएंगे लोग और सभी लोग मिलजुल करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में दशहरा पूजा मनाएंगे। विसर्जन का तिथि क्या तय? विसर्जन का तिथि मैक्सिमम जगह 12 और 13 है। 12-13 2 ही दिन रखा गया है विसर्जन का। हम लोग रूट वगैरह का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रूट का वेरिफिकेशन हो जाएगा और निश्चित रूप से दुर्गा पूजा भी अन्य पर्व त्यौहार की तरह ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएगा। मूविंग वाले मूर्तियों के जहाँ भीड़ भाड़ होती है उसको लेकर के क्या कुछ? अब वहाँ भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, उनका भी वॉलंटियर्स रहेगा, देखेंगे। अभी तो शांति समिति को लेकर के फिर 3 तारीख को डीएम साहब एसपी साहब की संयुक्त बैठक है। इंदिरा एकादशी पर कमलेश्वर नाथ मंदिर में सत्संग का आयोजन किया गया। इंदिरा एकादशी पर गोला रोड स्थित बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया। इसके पहले कथावाचक पीयूष गिरी ने विधि विधान से भगवान भोले शंकर का फूलों से महाश्रृंगार कर पूजा व आरती की। कहा कि एकादशी का व्रत करने से काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके पहले अगर कोई पाप कार्य अनजाने में हुआ है तो ईश्वर उसे क्षमा दान देते हैं। कि आप सभी जानते हैं, आज इंदिरा एकादशी के अवसर पर हम लोग यहाँ दिव्य संकीर्तन और सत्संग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के यहाँ कार्यक्रम में 2 घंटे का कथा होने जा रहा है, जहाँ हम जीवों को, यहाँ आए हुए सभी मनुष्यों को आज के दिन की जो विशेष रूप से इंदिरा एकादशी है उसका महात्म श्रवण कराएंगे। साथ ही आज 300 वर्ष प्राचीन बाबा श्री कमलेश्वर नाथ का अद्भुत श्रृंगार भी हुआ है और राधा रानी और श्याम सुंदर ने भी दिव्य श्रृंगार धारण किया है। आज की विशेष इंदिरा एकादशी का महात्म इतना है कि आज के दिन यह एकमात्र यह एकादशी है जो पितृपक्ष में प्राप्त होती है। आज के दिन किए हुए एकादशी के दिन श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कर्म सीधे पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के एकादशी के दिन बड़े भाग से सत्संग और कीर्तन का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जो मनुष्य आज व्रत और उपवास करते हैं इससे सीधे पूर्वजों को लाभ होता है। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि पद्म पुराण के एकादशी महात्म्य में कि आज के दिन कैसे राजा इंद्रसेन ने सिर्फ इंदिरा एकादशी का व्रत किया था और नारद मुनि की प्रेरणा से जब उनके पिता जो यमलोक में पहुंच गए थे उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी मनुष्यों को इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद द्वारा काव्य गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन किया गया। शहर की पुरानी संस्था श्री नवयुवक समिति के सभागार में रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि सत्येंद्र कुमार सतेन, मंच संचालन वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र व धन्यवाद ज्ञापन नटवर साहित्य परिषद के संयोजक नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने किया। कवि गोष्ठी की शुरुआत आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे सांसें चलती रही, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र समय पत्र पर अमर गीत मैं रचने वाला गीतकार हूँ, शायर डॉक्टर नर्मदेश्वर मुजफ्फरपुरी ने गजल हालात हमारे भी बदल क्यों नहीं जाते, ये ख्वाब हकीकत में उतर क्यों नहीं जाते। आचार्य चंद्र किशोर प्रासर समय की सीढ़ियों पर चढ़ता रहूंगा, एक नई सदी में गढ़ता रहूंगा। राम वृक्ष राम चकपुरी मुरझाया हुआ चेहरा कब कली बन खिलेगा चमन में। ओम प्रकाश गुप्ता बेशबब तकरार से कुछ हासिल नहीं होगा, इसके अलावे मुन्नी चौधरी प्रभा, अभय कुमार शब्द, नरेंद्र मिश्र, यशपाल कुमार, नंदकिशोर पौदार, सुरेंद्र कुमार, रणवीर अभिमन्यु की रचनाएं भी सराही गई। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और नटवर साहित्य परिषद की ओर से विगत 18 वर्षों से नियमित प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को काव्य गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन होता आता है। आज के काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, डॉक्टर लोकनाथ मिश्र जी, आचार्य चंद्र किशोर पराशर जी, डॉक्टर नरेंद्र मिश्र जी, सत्येंद्र कुमार सतेन जी, डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी जी
सहित माने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ कवि और गीतकार इसमें शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रही है और नियमित ये कार्यक्रम चल रही है। बाहर से भी कवि आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उनका सम्मान और साहित्यिक सम्मान किया जाता है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सिकंदरपुर गौशाला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा गौशाला रोड स्थित मुजफ्फरपुर गौशाला में शाखा सदस्यों द्वारा गौ माता के बीच सब्जी, चोकर और गुड़ का वितरण किया गया। साथ ही वहां की साफ सफाई की गई। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग विभिन्न मार्गों तथा अपने आसपास की सफाई करते हैं, उसी प्रकार आज एक गौशाला की सफाई करके एक नई पहल की शुरुआत की गई। गौ माता की सेवा के दौरान सबके बीच में एक नई उमंग, एक नई जोश का संचार हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक विवेक रुंगटा और विवेक सलामपुरिया थे। ये एक बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ ये, जिसमें बहुत लोग अवेलेबल थे, जैसे कि विवेक सलामपुरिया हमारे पीडी, मैं विवेक रुंगटा, प्रणय तुलसियान, मोहित पोद्दार, वरुण अग्रवाल हमारे अध्यक्ष, गोपाल भाटिया हमारे सचिव, सौरभ शाह और भी आयुष अग्रवाल, रितेश भैया और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े थे इस मुहिम में और सब ने मिलकर बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को किया और अच्छे से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हम लोगों ने जैसे खिलाया गौ माता को, चारा खिलाया उसमें गुड़ मिला के, बाकी हम लोग ने उन्हें घिउरा भी खिलाया, ये सब हमने खिलाया और बाकी अच्छे से साफ सफाई की। बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के द्वारा मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए बैठक की गई। बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन मुजफ्फरपुर जिला इकाई का सम्मेलन मारीपुर माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में 29 सितंबर 2024 को राम सेवक पासवान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सभा की शुरुआत निर्माण क्षेत्र में मृत मजदूरों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि हुई। सम्मेलन में मूल प्रस्ताव राज्य उपाध्यक्ष नरेश राम के द्वारा रखा गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सुरेकर जितेंद्र ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार एक तरफ निजीकरण ठेका प्रथा के कारण मजदूरों का रोजी रोटी या काम तेजी से समाप्त कर रही है, तो दूसरी ओर केंद्र या राज्य की सरकार मजदूरों के लंबे संघर्ष से अर्जित अधिकारों को समाप्त कर रही है तथा मजदूरों को रखने एवं हटाने का एक तरफा अधिकार मालिक को दे रही है और इस काम को करने में मजदूर विरोधी दलाल संगठन सहयोग कर रही है। ऐसी स्थिति में AIUTUC एवं बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के कांधों पर मजदूरों को प्राप्त अधिकार की रक्षा करने एवं संगठित करने की जिम्मेदारी आ गई है। हम आशा करते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक व अधिकार की रक्षा एवं नैतिक मूल्य बोध बढ़ाने में मुजफ्फरपुर का बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन कारगर साबित होगा। निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों का जिला सम्मेलन बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन बैनर यूनियन के तहत हो रहा है। उदारीकरण निजीकरण के दौर में मजदूरों का रोजी रोटी तेजी से समाप्त हुआ। एक तरफ हमारे देश में नौजवानों की संख्या, काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, दूसरे तरफ सरकारी विभागों में वो भारत सरकार का क्षेत्र हो या राज्य सरकार का क्षेत्र हो, जो खाली पद पड़े हुए थे उनको समाप्त किया जा रहा है। जहां भर्ती करना चाहिए था आज वहां समाप्त किया जा रहा है। एक दूसरे तरफ मशीन का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण रोजी रोटी तेजी समाप्त हो रहा है। निजीकरण उदारीकरण के कारण ये ठेका प्रथा हुआ है। ठेका प्रथा के कारण आज मजदूरों का जबरन शोषण हो रहा है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने जो अपना रोजगार खोया है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों का सम्मेलन हो रहा है। आज रोजगार नहीं मिलने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण मजदूरों का परिवार चलाना कठिन हो गया है। हम जानते हैं कि बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में, मुजफ्फरपुर जिले में निर्माण क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं करती थी। ये निजीकरण उदारीकरण के कारण लोगों का रोजी रोटी समाप्त हुआ है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़े हुए दौर में
आज उनका परिवार चलाना, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इलाज कराना, वृद्ध माँ पिता का देखभाल करना असंभव हो गया है। ऐसे स्थिति में आज हमारे घर की महिलाएं भी निर्माण क्षेत्र में आ रही हैं, काम की तलाश में एक जिला से दूसरे जिला, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं और वहाँ भी कहीं भाषाई, कहीं क्षेत्रीय, कभी धार्मिक उन्माद का वो शिकार होकर जान गंवा रहे हैं, रोजगार गंवाकर या बीमार पड़कर फिर अपने यहाँ आ रहे हैं। सभी सरकारें कह रही कि देश विकास कर रहा है, राज्य सरकार कह रही कि देश विकास कर रहा है, केंद्र सरकार कह रही कि देश विकास कर रहा है, लेकिन एक तरफ बेरोजगारों की यहाँ भरमार पड़ी है। जब बाजार कहा जा रहा है कि पूरा दुनिया बाजार है। हाथों से लिख दिया 12 बार रामायण, अब अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में करना चाहते हैं समर्पित। राम नाम मणि दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहली के द्वार पर धर लो। कुछ इसी तरह मुजफ्फरपुर में एक ऐसे राम भक्त हैं जो राम भक्ति में अपने जीवन को ही राम के नाम कर दिया है और अपने दरवाजे पर राम पेपर और कलम के साथ राम की भक्ति में लीन हो गए हैं। इन्होंने अपने हाथों से 12 बार श्री रामचरितमानस लिख दिया है और अब 13वीं बार श्री रामचरितमानस लिखने के अंतिम चरण पर है। इनका नाम आनंद मोहन सिन्हा है। यह मुजफ्फरपुर जिले के जोगनी जागा के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 71 साल है। इन्होंने जीवन के पूरे दिन श्री रामचरितमानस लिखने का संकल्प लिया है। आनंद मोहन सिन्हा ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी अलमारी में 1979 में परदादी के हाथ की लिखी श्री रामचरितमानस मिली, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर मुझे काफी दुख हुआ और तभी से मेरे मन में श्री रामचरितमानस लिखने का प्रेरणा आ गई। मगर उस समय मेरी सिंचाई विभाग में नई नौकरी लगी थी, जिस कारण श्री रामचरितमानस लिखने का काम शुरू नहीं कर सका। हर दिन इसे लेकर मन में चिंता जैसी स्थिति बनी रहती थी। फिर मैंने वर्ष 2005 से 2006 में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया। पहली बार एक श्री रामचरितमानस लिखने में मुझे 5 वर्ष लग गए। आनंद मोहन सिन्हा ने आगे बताया कि मैं सिंचाई विभाग में कनीय अभियंता की नौकरी कर रहा था। काम का काफी दबाव था, मगर श्री रामचरितमानस लिखने में 5 वर्ष का समय लगना भी कुछ अधिक था। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद फिर भी जब लिख रहा था, उस समय गति काफी धीमी रही। 1 साल में एक श्री रामचरितमानस ही पूरी हो पा रही थी। फिर मन और चिंतित रहने लगा, जिसके बाद मैंने वर्ष 2021 में पूर्वज द्वारा गांव में बनाए गए राम जानकी मंदिर में 21 दिनों का अनुष्ठान किया। आनंद मोहन सिन्हा अपने हाथों से लिखे सभी रामायण को अयोध्या जाकर राम मंदिर में भगवान राम के चरणों में समर्पित कर देंगे। की कहानी तो है, दादी वाली कहानी थी। जब दादी लिखे थे, जो दिमाग खा गया, तो हम बहुत कम उम्र के थे, तो रामायण को देखे थे, तो हमको बहुत कष्ट हुआ जब रामचरितमानस भी कोई लिख सकता है। एक करेरी से वो लिखी हुई थी हमारी दादी। हम देखो नहीं कि जीवन में दादी कैसी होती। बहुत जमाने के बाद रामायण हमको मिला दीपक, तो हमको भी इच्छा हुआ जब हम भी लिखेंगे। और 2006 से शुरू किए, लेकिन लगातार जब हम रिटायर करते हैं तो लिखते ही रहते हैं। पहले 4 घंटा लिखते थे, अब 3 घंटा पर आ गए। उम्र कुछ बढ़ रहा है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 70 से अब टॉप है। कितने साल पहले से लिखते थे? 2006 से। 2006 से लिखते। लेकिन उसको 6 को हटाइए, 16 से ज्यादा लिखे। 6 से तो शुरुआत था, लेकिन 16 से बहुत ज्यादा लिखे। पहले क्या करते थे उससे पहले? इंजीनियर थे, सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। पहले लिखते थे तो फिर गांव वाले कुछ बोलते भी थे ना? रामायण का जब 1 पाठ हम पहले करते थे, 19 घंटा में पूरा ही रामचरितमानस हम पढ़ जाते थे। गांव वाले आकर देखते थे, सुनते थे। पुराने लोग, अब नया के लोग को कोई इंटरेस्ट इससे नहीं रहा। तो आगे क्या कहेंगे? और भी लिखेंगे? हाँ, रामायण तो लिखेंगे, रोज लिखते रहेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त।
अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।